एक्सपेंसिव कार्स, बड़े घर, हाई पेइंग वाइट कॉलर जॉब्स, डॉलर्स या पाउंड्स में कमाई, ये सब उन सपनों में से है जिन्हें लेके हर साल लाखों इंडियंस यूएसए, यूके, कनाडा और कई दूसरी कंट्रीज में स्टूडेंट्स या वर्कर बन के माइग्रेट हो जाते हैं। कनाडा की ही बात करें तो सिर्फ 2022 में हमारे देश में से 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे स्टडी परमिट पे कनाडा गए थे और ये नंबर पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ ही रहा है। स्टूडेंट्स का फॉरेन कंट्रीज में जाके हायर एजुकेशन परस्यू करना एक आम बात हो गई है, बट इसके कई कारण भी है। इंडिया की हाई पॉपुलेशन, करप्शन, रिजर्वेशन और कई सारे दूसरे कारणों की वजह से कॉलेज सीट हो या कॉर्पोरेट जॉब, कंपटीशन लेवल हमेशा हाई ही रहता है। इसके अलावा किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन का मतलब है लाखों का खर्चा। ऐसी सिचुएशन में फैमिलीज अपने बच्चों को दूसरी कंट्री में भेजना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये फॉरेन कंट्रीज अच्छी एजुकेशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेस कंपटीशन के साथ साथ अच्छा लाइफस्टाइल भी ऑफर करती हैं। कनाडा जैसी कंट्रीज हमेशा से इमिग्रेशन फ्रेंडली रही हैं और कुछ सालों की मेहनत के बाद ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप दे दी जाती है, जो काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। बट अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ समय से कनाडा जाने वालों की संख्या बेशक कम ना हुई हो, बट कनाडा से वापस आने वालों की संख्या जरूर बढ़ गई है। कनाडा जो कभी इमिग्रेशन के मामले में बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था, वो आज कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लोग इस लेवल तक परेशान हैं कि वो वापस आने जैसा बड़ा फैसला लेने लगे हैं। टिकटॉक और कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जहाँ कनेडियंस अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। I just don't know what to do anymore. I'm sitting outside work, crying my eyes out in my vehicle. I can't function anymore. Financially, I don't understand anymore. I don't understand how I make $34 an hour and I can't function. I can't function. I can't pay my bills. I can't even literally keep gas in my car to get to work 3 days a week because I can't afford it. Like, I get paid and it goes to car, mortgage, a couple little bills, and then maybe $80 in food for the week. I want to know how the hell people in Canada are even living. Well, I know I'll never truly be homeless. Like, I have family to live with. And, you know, like, I have options. Like, I'm luckier than a lot of other people, but how the hell is anyone existing in Canada? Like, I feel trapped. And, like, I just got a good job. I start in September, and it's a job that requires like education, and even on that job, like, I still can't do shit. I can't buy anything. I can't afford the rent these days. Like, and I know I'm lucky. I don't have kids. I have like good family that will support me, but I feel like I can't stay here, but I can't move anywhere else, because anywhere else I move to, I'm gonna be charging, like, the landlords are just gonna charge me like $2,500 a month in rent. Like, unless I move into the middle of literally nowhere where there are 0 jobs. And बट दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि कनाडा जैसी एक डेवलप्ड कंट्री के इतने बुरे हाल हो गए? क्या है कनाडा का असली सच? जानते हैं आज की इस वीडियो में। कनाडा दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, बट कनाडा की एक यूनिक बात है। इतनी बड़ी लैंड होने के बावजूद कनाडा की पॉपुलेशन मात्र 4 करोड़ लोग ही हैं। इंडिया से कंपेयर करें तो जहाँ इंडिया का लैंड मास 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वही कनाडा का लैंड मास 99,84,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के मामले में तो हम सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 140 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। वही कनाडा की पॉपुलेशन 1 जुलाई 2023 को ही 4 करोड़ का नंबर क्रॉस की थी। 2021 का डाटा देखें तो जीडीपी के अकॉर्डिंग 1.988 ट्रिलियन US$ के साथ कनाडा दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकॉनमी है। वही 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग 3.176 ट्रिलियन US$ के साथ इंडियन जीडीपी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। पिछले 2 साल में इंडियन जीडीपी की ग्रोथ 4%, 13.1%, 6.2%, 4.5%, 6.1% और 7.8% रही है। वही कनाडा के केस में ये ग्रोथ रेट 1.4%, 1.7%, 0.7%, 0.8%, 0.6%, 0% और 0.6% रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए कनाडा इमिग्रेशन का सहारा लेता है। लास्ट ईयर का ऑफिशियल डाटा देखें तो लगभग 5,50,000 लोग स्टडी परमिट और 6 लाख लोगों को टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट दिए गए थे। 4,37,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी और 46,000 लोग रिफ्यूजी बन के कनाडा में आए थे। मतलब सिर्फ 1 साल में कनाडा ने अपनी पॉपुलेशन में 1.1 मिलियन लोगों को
ऐड किया। अब जिस स्पीड से कनाडा की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को बढ़ा ही नहीं पा रहा। इमिग्रेंट बनके जब भी कोई इंसान कनाडा में एंटर होता है तो उसे रहने के लिए घर तो चाहिए, बट घर बनाने पे किसी का भी ध्यान नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान इमिग्रेशन के नंबर्स को हाई रखने में है। नतीजा ये है कि इमिग्रेंट्स को घर ही नहीं मिल पा रहे, और अगर मिल भी रहे हैं तो प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा होमलेस लोगों के लिए जो शेल्टर्स बनाए गए थे वो भी फुल हो गए हैं और हालत इतनी खराब है कि कई सारे लोगों को सड़कों पे सोना पड़ रहा है। I came with this. Yeah. This is my luggage. Toronto's shelters are full. More than a third of the 9,000 beds are filled by refugees and asylum seekers. Those who can't get in are sleeping on the street. ये प्रॉब्लम सिर्फ नई इमिग्रेंट्स को ही नहीं बल्कि कनाडा में कई साल से रहने वाले पुराने इमिग्रेंट्स को भी आ रही है। ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स मानो आग में घी डालने का काम कर रही है। कनाडा की बढ़ती इन्फ्लेशन के कारण बैंक ऑफ कनाडा के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए। अब इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ जाने के कारण कंस्ट्रक्शन कंपनीज लोन नहीं लेना चाहती, जिस कारण नए घर जिस स्पीड से बनाए जाने चाहिए थे उस स्पीड से बनाए नहीं जा रहे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नई कंस्ट्रक्शन 35% तक गिर गई है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग घरों की भी मॉर्गेज बढ़ गई है। मतलब जिसके पास घर नहीं है उसे या तो घर मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो काफी हाई प्राइस पे मिल रहा है, और जिसके पास घर है उसकी मॉर्गेज इतनी बढ़ गई है कि वो उस घर को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। The average mortgage payment in Canada has now risen to $3,500. I had been saying that housing costs had doubled under Justin Trudeau. That's 2.5 times higher. This is the fastest increase in mortgage payment costs in the history of Canada. And by far. कनेडियन यंग पॉपुलेशन के लिए तो घर जैसी एक बेसिक चीज सपना बनती जा रही है। वो सपना जिसे पूरा करने के लिए टोरंटो जैसी सिटी में आपकी हाउस होल्ड इनकम लगभग 2,80,000 होनी चाहिए। कनाडा के एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग 3,15,000 से ज्यादा हाउस होल्ड इनकम का मतलब है कनाडा में कमाई के मामले में टॉप 1% लोगों में आना। मतलब 1 से 2% लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कनेडियंस के लिए टोरंटो में घर लेना अब इम्पॉसिबल बन चुका है। ये सिचुएशन वैंकूवर और कई दूसरी बड़ी सिटीज में लगभग एक जैसी है, और यहाँ बात हाउस होल्ड इनकम की हो रही है। मतलब हस्बैंड वाइफ और पूरे घर की इनकम, ना कि किसी इंडिविजुअल की इनकम। दोस्तों, ये हाउसिंग प्रॉब्लम एक बड़ा कारण है कि कई सारे लोग कनाडा छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा जहाँ पूरी जिंदगी घर ही अफोर्ड ना कर पाए। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। हाउसिंग प्रॉब्लम के साथ साथ कनेडियंस हाई इन्फ्लेशन से भी जूझ रहे हैं। कोविड के बाद ग्रोसरी प्राइसेस मानो आसमान छू रहे हैं। डेली खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि कई लोग मील स्किप करने लगे हैं। Grocery prices are up by 11%, rising at the fastest pace in 40 years and are expected to rise another 5 to 7%. Wow. 1 in 5 families are skipping meals, with 1.5 million using a food bank in a single month. In Ontario, first-time food bank usage is up a whopping 64%. इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग जो उम्मीदें लेके कनाडा में जाते हैं उन उम्मीदों को पूरा करना काफी मुश्किल हो चुका है। हाई एक्सपेंसेस के कारण लग्जरी लाइफ तो दूर, एक बेसिक लाइफ जीना भी काफी मुश्किल हो गया है, और इसी कारण कई सारे लोग सब छोड़ छाड़ के वापस आने पे मजबूर हो रहे हैं। हेल्थ केयर तो कनाडा में फ्री है ना? वेल, मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम में कवर की जाती हैं, बट ये केवल आधा काम ही करती हैं। कनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स विजिट बेशक फ्री है, बट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन फ्री नहीं है। मतलब ये हेल्थ केयर मेडिसिन को कवर नहीं करती और ना ही डेंटल या विजन को कवर करती है। ये सर्विसेज भी केवल वर्क परमिट होल्डर्स, PR और सिटीजन्स के लिए है। ये हेल्थ केयर सर्विसेज स्टडी परमिट होल्डर्स को कवर नहीं करती। बट प्रॉब्लम ये नहीं है। कनेडियन हेल्थ केयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेट टाइम्स। मेडिकल फैसिलिटीज में पेशेंट्स को घंटों लाइन में वेट करना पड़ता है, और कई बार देखा गया है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पेशेंट्स मेडिकल फैसिलिटीज के लिए तरसते रहे हैं। इमरजेंसी फैसिलिटीज में भी कई जगह 10 घंटे से भी ज्यादा लाइन है, और यही कारण है कि कनाडा के ऑपोजिशन लीडर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वादे कर रहे हैं। Our emergency wait times in hospitals are now about 12 to 14 hours across the country. I think in Nova Scotia they had to close down some hospital emergency rooms during the weekend. I mean, how do we solve this crisis? Our job is to provide stable funding to the provinces for health. The other thing we can do is speed up recognition of medical credentials for doctors and nurses.
आप ही बताएं ऐसी कंट्री में जहाँ हेल्थ केयर के लिए आपको घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़े, फिर बेशक वो फ्री ही क्यों ना हो, आप ऐसी कंट्री में रहना पसंद करेंगे या किसी ऐसी कंट्री में जिसमें आपको पैसे बेशक अपनी जेब से देने पड़े बट ज़रूरत के समय इंस्टेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल हो। इन्हीं सब कारणों की वजह से कई लोग चाह के भी कनाडा में रह नहीं पाते और वहाँ से मूव होने के लिए मजबूर होते हैं। अब बात कर लेते हैं इमिग्रेशन की, वही इमिग्रेशन जिसे काफ़ी आसान समझा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टडी परमिट पे जाएंगे, 1 साल के लिए काम करेंगे और ईजी PR मिल जाएगी, बट सिचुएशन अब बदल चुकी है। कनाडा जिस स्पीड से स्टडी परमिट और वर्क परमिट बांट रहा है उस स्पीड से वो चाह के भी PR नहीं दे सकता। एक्सप्रेस एंट्री कनाडा PR का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसी के सहारे हर साल लाखों लोग कनेडियन PR होते हैं। अगर आपको इस पाथवे के बारे में नहीं पता तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इतना समय लेते हैं कि ये एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें हर कैंडिडेट को उसकी एजुकेशन, उसके वर्क एक्सपीरियंस और दूसरे फैक्टर्स के आधार पे स्कोर दिया जाता है। अगर आप भी अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आप ये दिए हुए लिंक पे चेक कर सकते हैं। हर कुछ वीक्स बाद एक कट ऑफ निकाली जाती है और जिन भी कैंडिडेट्स के स्कोर इस कट ऑफ से ऊपर हो उन्हें PR के लिए इनवाइट किया जाता है। दोस्तों, ये इनविटेशन उस कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंसेस सबमिट करने का मौका देती है। सब कुछ सही होने की स्टेट में कैंडिडेट को PR दे दी जाती है। पिछले 3 सालों को कंपेयर करें तो 2021 में मोस्टली ड्रॉस कनाडा में जॉब करने वाले लोगों के लिए ही निकाले गए थे, जिस कारण ये कट ऑफ 450, 400 इवन इससे भी नीचे थी। 2022 में तो काफी लंबे समय तक ड्रॉ निकाले ही नहीं गए और जब ये ड्रॉ आए तो ये कट ऑफ 550 से भी ऊपर थी, जो एक्सप्रेस एंट्री की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। ये कट ऑफ टाइम के साथ नीचे जरूर आई पर कभी भी प्री कोविड लेवल्स पे नहीं आ पाई। 2023 के दौरान भी ये कट ऑफ 480 से ऊपर ही रही है, जो कि ये साफ दर्शाता है कि PR लेना अब आसान नहीं रहा। कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर्स के अकॉर्डिंग 2024, 2025, 2026 में कनाडा 5 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देगा, बट पिछले ही साल 5 लाख लोगों को स्टडी परमिट, 6 लाख लोगों को वर्क परमिट, रिफ्यूजी, PNP और कई दूसरे स्ट्रीम से लोगों को बुलाया गया। ये नंबर इस साल भी सेम ही रहने वाला है। अब PR लेने वालों का नंबर एक्चुअल PR सीट से कई गुना बढ़ चुका है और यही कारण है कि PR लेना काफी मुश्किल हो चुका है। अब PR ना मिले तो परमिट्स खत्म होने की सिचुएशन में भी कई सारे लोगों को कनाडा छोड़ना पड़ता है। इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा भी दूसरी कंट्रीज में बिना फैमिली, बिना फ्रेंड्स के जाना कोई आसान काम नहीं होता। स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट करना हमेशा से टफ रहा है, वो भी एक ऐसी कंट्री में जहाँ लैंग्वेज भी एक इशू हो। हर कोई इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं करता, जिस कारण लोग अक्सर होम सिकनेस, लोनलीनेस और डिप्रेशन फील करने लगते हैं। आप स्कूल और कॉलेजेस में तो फ्रेंड बना लेंगे, बट एक बार कॉलेज खत्म हुआ तो हर कोई अपने काम में बिजी हो जाता है, जिस कारण लोगों को दोस्त बनाने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कनाडा का वेदर भी काफी एक्सट्रीम होने के कारण कई लोग इस कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाते। बट क्या करना चाहिए अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हैं? क्या आपको नहीं आना चाहिए? मेरी राय में इस सवाल का जवाब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कनाडा आने से पहले एक बार खुद की सिचुएशन और लाइफस्टाइल को असेस जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपके पास अपना घर और एक डिसेंट सी जॉब है और आपका अपनी फैमिली से काफ़ी क्लोज रिलेशन है तो मेरी राय में आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सब कुछ छोड़ के कनाडा में जीरो से स्टार्ट करना कोई समझदारी नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो जिसे फैमिली और फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, तो कनाडा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कनाडा आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर देगा, बट ये प्लेटफॉर्म मुश्किलों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली लग्जरी लाइफ इसी रियलिटी का हिस्सा है, बट उसे अचीव करना जितना आसान दिखाया जाता है वो उतना आसान कभी नहीं होता। कनाडा क्या दुनिया के किसी भी देश में जाने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस मुश्किल बड़े सफ़र के लिए तैयार हूँ, और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप कनाडा में हो और वहीं से मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके एक्सपीरियंसेस शायद किसी की हेल्प कर दे। कनाडा के बारे में मेरी दूसरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं आपसे वही मिलता हूँ। वंदे मातरम।